सेल्स पढ़ लिए थे सारे, सही ना, सेल्स सारे कर लिए थे। अब आगे स्टार्ट करना था हमें कोरोजन टॉपिक, न्यूमेरिकल्स करने हैं और कोरोजन, न्यूमेरिकल्स हमने कुछ थोड़े बहुत बेटर न्यूमेरिकल्स अभी मैं करवाऊंगा, उसके बाद ये जब चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे तो एक साथ लेंगे न्यूमेरिकल्स हर एक चैप्टर की। अभी जो स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक है कोरोजन, सही ना, कोरोजन उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक टॉपिक कर लेते हैं, कोरोजन खत्म कर लेंगे जल्दी से पहले, फिर करेंगे स्टार्ट कोरोजन। सर बोलो। सर आपने पुराने वाले टॉपिक्स की प्राइवेट वीडियोस ओपन नहीं की अभी तक। पुराने कौन से पुराने? सर जैसे पी ब्लॉक। वो डीएनए ब्लॉक की तो ओपन थी सारी, फिर भी मैं देख लूंगा एक बार। अच्छा, नोट करेंगे कोरोजन टॉपिक। कोरोजन होता क्या है, तुमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कॉपर के ऊपर रस्टिंग होती है तो ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, सही ना, ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको हम लेमन वगैरह से साफ करते हैं तो साफ हो जाता है, सही ना, लेमन से साफ करते हैं तो वो साफ हो जाता है। तो ऐसे ही कोरोजन जो होता है, जो हमें पढ़ना है टॉपिक वो है रस्टिंग। रस्टिंग किसके टर्म्स में बोलते हैं हम, किसके लिए बोलते हैं रस्टिंग हम, जब आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनती है, आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनती है और धीरे धीरे करके वो पूरे आयरन को पील ऑफ कर देती है और आयरन का वेट धीरे धीरे कम होता जाएगा इसके अंदर। तो रस्टिंग हम हमें पढ़ना है मेनली। और कोरोजन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ द मेटल, क्लियर, प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस। जनरली हम बात कर रहे हैं अगर रस्टिंग की, तो CO2, SO2 इस टाइप की एसिडिक गैसेस जो है उसको खत्म कर देगी आयरन के मेटल को। तो प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे द मेटल बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक CO2, SO2, दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन, इसे कोरोजन बोलते हैं। CO2 हो गया, SO2 हो गया, इवन SO3 भी है, ये गैसेस जो हैं धीरे धीरे मेटल को खत्म कर देंगी, तो इसे कोरोजन बोलते हैं। आयरन के केस में अगर मैं बात करूं, आयरन के केस में हम इसको रस्टिंग बोलेंगे, और कॉपर के केस में ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो होता है, वर्डिग्रिस ग्रीन भी कहते हैं इसको, वर्डिग्रिस ग्रीन, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, ये होता है वर्डिग्रिस ग्रीन, जिसको मैंने मेलाचाइट ओर की फॉर्म में करवाया था, मेलाचाइट ओर, या फिर 2 लगा दूं स्टार्टिंग में मैं, 2CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, तो एज्यूराइट ओर बन जाता है। ये सब ये हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर, क्या कहते हैं, मेटलर्जी के अंदर। तो ये हमें स्टार्ट करना है, हमें जो पढ़ना है वो है रस्टिंग, क्लियर, हमें क्या स्टार्ट करना है, रस्टिंग। रस्टिंग रस्ट का जो फॉर्मूला होता है, ये तो कॉपर के ऊपर जो रस्टिंग होती है, कॉपर के ऊपर जो रस्टिंग होती है ग्रीन कलर की होती है, जिसको वर्डिग्रिस ग्रीन कहते हैं, ये कॉपर के ऊपर रस्टिंग हो रही है जिसको लेमन लेमन से साफ करते हैं। और दूसरा जो आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XS2, ये रस्ट का फॉर्मूला, क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट, फॉर्मूला फॉर रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी हुआ है, मेडिकल के ऑब्जेक्टिव में। फॉर्मूला फॉर रस्ट इज Fe2O3 डॉट XS2, एक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर पे। तो अब इसमें जो हमें स्टडी करना है मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन है, क्या है मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, सही ना, और इसको अगर साफ करना है आयरन के ऊपर रस्टिंग जो है, अगर थोड़ी बहुत लेयर हटानी है तुम्हें तो हम हटा सकते हैं इसको बाय यूजिंग ऑक्सैलिक एसिड, तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फेरिक ऑक्सलेट का, Fe2C2O होल C2O4 होल थ्राइस, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है फेरिक ऑक्सलेट का। तो क्या अब आयरन की जो रस्टिंग होती है वो कैसे होती, कैसे एक्चुअल में, तो आयरन के ऊपर रस्टिंग जो होती कैसे है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना क्यों है, ये क्वेश्चन आता है। और ये जो रस्ट हुआ है हमारा कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, ये भी ध्यान रखना इसका। और सबने देखा होगा डेली लाइफ में, ऑब्जर्व किया होगा इसको, कहीं पे भी स्क्रैच है मेटल के ऊपर, आयरन के मेटल के ऊपर, तो ये रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है ना, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है रस्ट रस्ट की। तो ऐसे ही हमें पढ़ना है जो आयरन के ऊपर रस्टिंग, इसका फेनोमेना इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना क्यों है, व्हाई दिस रस्टिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना, क्लियर, व्हाई दिस रस्टिंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। जो रस्टिंग जो होता है इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, और जैसे H2O वगैरह जो है वो रिड्यूस होंगे, H2O हो गया, इवन O2 हो गया, O2 क्या होगा, H2O नहीं, O2 रिड्यूस होगा, एक्चुअल में O2 रिड्यूस होगा, H2O इसको लेके आएगा रस्टिंग को, कैसे लेके आएगा नोट करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, मेनली इसके अंदर क्वेश्चन कवर होगा, व्हाई कोरोजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना, व्हाई कोरोजन, ये क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में बहुत बार, व्हाई कोरोजन इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना, तो उसके लिए ही हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन।
मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, है ना, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। इसके अंदर थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। जैसे ये आयरन का सरफेस है, ये यहाँ पे आयरन जो है ऑक्सीडाइज यहाँ पे रेस्टिंग हुई है। कैसे हुई है? मान लिया मैंने वाटर की लेयर, वाटर का एक ड्रॉप आया इसके ऊपर, या वाटर की लेयर आ गई इसके ऊपर, ये वाटर है यहाँ पे, और यहाँ पे आयरन जो है इधर, इस वाटर की वजह से आयरन जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आयरन अपने सरफेस पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली कौन गेन करने आएगा? जैसे O2 के मॉलिक्यूल्स, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, जिसकी वजह से आयरन और फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता ही है, तो आयरन और फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और रस्टिंग और एनहेंस हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, क्लियर, जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना फास्ट कोरोजन होगा, उतना फास्ट होगा कोरोजन, क्योंकि इतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा और कोरोजन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मतलब कुछ ऐसे रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाएंगी। यहाँ पे लेयर्स बनती जाएंगी, धीरे धीरे आयरन के मेटल को क्या करती रहेंगी? पील ऑफ करती रहेंगी, ठीक है? और अलग कर देंगे इसको इससे, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे होता कहाँ पे? ये एनोड पे होता है। जो आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो कहाँ पे होता है? एनोड पे। तो इस तरह से आयरन 2+ यहाँ बनता जाएगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय सिंगल आयरन एटम। और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ये गेन होंगे, कैथोड पे O2 जो है, एक तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं वो O2 ये गेन करेगा इन इलेक्ट्रॉन। तो इसी को मैं मैकेनिज्म के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे समझाने का पर्पस क्या है यहाँ पे? जैसे H2O + CO2, ध्यान देना, वाटर का ड्रॉप आया, सही ना, वाटर का ड्रॉप आया यहाँ पे, वाटर का ड्रॉप जो आया है ये एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करेगा पहले, और क्या बन जाएगा? H2CO3। CO2 को एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, CO2 गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और क्या बना देगा? ये H2CO3। अब ये H2CO3 टूटता है, ये देखना, वाटर के सरफेस पे क्या आ गई? एसिडिक ऑक्साइड आ गई है, एसिडिक ऑक्साइड, ये कार्बोनिक एसिड आ गया ना, कार्बोनिक एसिड CO2 की वजह से बन गया है जो। अब ये डिसोसिएट करेगा, पार्शियली डिसोसिएट करेगा, ध्यान देंगे अभी तक। अब मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूँ उसका पूरा, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। H2CO3 जो है ये वाटर के सरफेस, आयरन के सरफेस पे बन गया, ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा 2H प्लस CO3 2 नेगेटिव। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि जब H2CO3 डिसोसिएट करता है तो कौन कौन से आयंस बनेंगे? तो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे H+ HCO3 नेगेटिव, H+ CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव से HCO3 नेगेटिव, मतलब इस तरह से ऑप्शन देंगे तो सारे ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है। अगर H2CO3 होगा तो वो भी बचेगा, तो ये सारे आयंस बनेंगे। ध्यान रखना, इसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, तो सारे आयंस बनेंगे ये। क्यों? क्योंकि वाटर पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है। अभी मैंने डिसोसिएट ऐसे कराया है कि H2CO3 जो है H+ और CO3 2 नेगेटिव में टूटा है, H+ प्लस CO3 2 नेगेटिव में, अदरवाइज ये भी बनेगा आयन। और ये तो इनफैक्ट HCO3 नेगेटिव जो ज्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू CO3 2 नेगेटिव, क्योंकि K1 जो होता है किसी भी एसिड का वो ज्यादा होता है देन K2। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ये क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव के अंदर, सारे आयंस बनेंगे इसके अंदर। तो H2CO3 टूट जाएगा 2H प्लस CO3 2 नेगेटिव में, ये इसमें टूट जाएगा। अब वाटर तो बहुत वीकली इस एसिड की वजह से, जो कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का काम कर जाएगा, वाटर भी पार्शियली डिसोल्व होगा H+ प्लस OH आयंस। अब वाटर के सरफेस पे क्या चीज एक्सेस में आ गई है? वाटर के सरफेस में क्या चीज एक्सेस में आ गई है? ये एक्सेस में आ गया, देखो H+ आयंस, H+ आयंस एक्सेस में आ गए वाटर के, तो आयरन के सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे क्या एक्सेस में आ गया? ये जो आयरन का सरफेस था इसके सरफेस पे क्या आ गया एक्सेस में? H+ आयंस आ गए। तो अब इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये आयरन को फोर्स करेंगे टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब ये आयरन को फोर्स करेंगे टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए इक्वेशन क्या होगी? एनोड वाली, ये एनोड वाली इक्वेशन हो जाएगी। आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लियर, आयरन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, एनोड की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 मान सकते हैं इसको। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? H+ आयंस। हालांकि ये स्टेप दिखाते नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, ताकि तुम्हें पूरा क्लियर याद हो जाए। ये H बना, और H तो अनस्टेबल है, तो ये 4H प्लस O2 क्या बना देगा? 2H2O। दोनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2H2। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इस O2 ने गेन किए हैं। तुम्हें O2 ध्यान रखना, ये मैंने समझाने के लिए बता दिया है, लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है कि इस O2 से, ध्यान देंगे एक बार, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ एक बार,
इस O2 से तुम बनाओगे H2O, O2 से क्या बनाओगे H2O, बैलेंस करोगे एसिडिक मीडियम में। ये दिखाना तुम्हें डायरेक्ट, ये दो इक्वेशन का कोई यूज नहीं है, इसका और इसका, वो समझाने के लिए बताया सिर्फ। तुम्हें ये 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन याद करनी है इसके अंदर। O2 से बनाना है H2O, O2 से बनाएंगे H2O और बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम। समझ गए कि नहीं है? O2 से H2O बनाना है तो O2 2H2O, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2, तो -4 हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 4H+। डायरेक्ट दिखाना है ये O2 से H2O। ये ध्यान रखना चीज का, मैंने 2 इक्वेशन समझाने के लिए बताई है सिर्फ, तो इसलिए मैं वो 2 इक्वेशन रब कर रहा हूँ। नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये O2 से H2O बनाना है तुम्हें और बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि H+ आयंस एक्सेस में थे। इसलिए मैं ऊपर वाली 2 इक्वेशन रब कर रहा हूँ। मेरे को जो मेन इक्वेशन दिखानी है मैं वो दिखा रहा हूँ सिर्फ, ये इसका कोई यूज नहीं है। समझाने के लिए बता दिया था कि H+ आयंस से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जो, तो मुझे सीधा दिखाना है इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल गेन कर रहा है, जैसे मैंने डायग्राम में शो कर रखा है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इसके ऊपर। अब ये आगे यहाँ पे ध्यान देंगे, O2 से बनाओगे तुम 2H2O, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4H+। ये क्वेश्चन हो गई। ये कौन सी क्वेश्चन है? कैथोड की। एनोड की क्वेश्चन आ गई, कैथोड की क्वेश्चन आ गई। इधर कैथोड की क्वेश्चन में 4 इलेक्ट्रॉन है, कैथोड की क्वेश्चन में 4 इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे एक बार कैथोड लिख दिया, ये कैथोड, ऊपर एनोड है, नीचे कैथोड है। क्वेश्चन आया अगर वाई कोरोजन इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना, तो ये 2 इक्वेशन लिख के आनी है तुम्हें। वाई कोरोजन इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना, ये 2 इक्वेशन लिख के आनी। कैसे आई है मैंने समझा दिया तुम्हें। आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया क्योंकि आयरन के सरफेस पे H+ आयंस एक्सेस में आ गए। इलेक्ट्रॉन लूज करते ही उन इलेक्ट्रॉन्स को O2 वो गेन कर लेगा और बना देगा H2O आयरन के सरफेस पे। तो एनोड और कैथोड की इक्वेशन आ गई। अगर क्वेश्चन आता है वाई कोरोजन इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना, तो तुम्हें यही लिख के आना है, बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, बिकॉज it explains the formation of rust, that is Fe2O3.H2O formation of rust on the basis of formation of electrochemical cells using redox reaction। नोट जिसके पास है नोट देखोगे उसमें लिखा हुआ सब कुछ। ये why corrosion is called as an electrochemical phenomena, because it explains the formation of rust on the basis of formation of electrochemical cells using redox reactions, that's why it is called as an electrochemical phenomena, इसलिए इसको electrochemical phenomena बोलते हैं। तो ये तुम्हें इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करना आगे इसमें, ये एनोड कैथोड की क्वेश्चन बता दी मैंने यहाँ पे। और क्वेश्चन इसमें, हाँ, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे दे रखा है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक देखोगे उसमें क्वेश्चन कैसे दे रखा है, हाउ कोरोजन इज एनविसेज्ड इन सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, 2 मार्क्स में बोर्ड में आया हुआ है। हाउ कोरोजन इज हाउ कोरोजन अकर्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल ड्यूरिंग दिस रस्टिंग, हाउ कोरोजन अकर्स ड्यूरिंग रस्टिंग, मतलब कोरोजन का पूरा फेनोमेना बताना तुम्हें, सही ना, कोरोजन का पूरा फेनोमेना बताना है इसके अंदर। How corrosion is envisaged in setting up of an electrochemical cell, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो तुम्हें कोरोजन का पूरा मैकेनिज्म देना है इसके अंदर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से, ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 4 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2Fe प्लस 4H प्लस O2, और कुछ मिस ना हो तो चेक कर लेना एक बार। यस, 2Fe2 प्लस 2H2, ये क्वेश्चन आ गई। अब ये Fe2+ जो बना है, Fe2+ बना है, रस्टिंग हो चुकी है, यही 2 क्वेश्चन दिखानी थी मेनली। ये कंबाइन करेगा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ, दैट इज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इससे कंबाइन करेगा। O2 प्लस H2 कंबाइन करेगा और बना देगा Fe2O3 प्लस H+, बैलेंस करेंगे खुद इसको, Fe2O3 प्लस H+ बना देगा। नाउ दिस Fe2O3 फॉर्म्ड विल कंबाइन विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जितना इसका कंसंट्रेशन होगा, फॉर्मिंग Fe2O3.H2। सही ना, तो ये इसको कहेंगे हम, सही ना। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर किस तरह से होगा ये। तो अगर बस एक आध ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ कि पिटिंग कोरोजन क्या होता है, पिटिंग कोरोजन, जब कोरोजन का एरिया स्मॉल होता है, यानी एनोड वाला एरिया स्मॉल होता है, कैथोड वाला एरिया लार्ज होता है, तो उसको पिटिंग कोरोजन कहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पिटिंग कोरोजन। और अगर उल्टा हो जाता है, एनोड का एरिया बड़ा जाता है और कैथोड का एरिया स्मॉल होता है, तो उसको बोलते हैं
गैल्वेनिक कोरोजन। एक और टाइप होता है, इतना सफिशिएंट है, ये कोई पूछेगा नहीं, चांसेस कम है इसके। मेनली हमें अब हमने जो यहाँ पे स्टडी किया है वो था मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। क्लियर, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, तो ये तुम्हें आना चाहिए कि क्या मैकेनिज्म है इसका। बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने, समझ आ गया होगा ये। आयरन के सरफेस पे वाटर आया, वाटर जो है H2CO3 बनाएगा, वाटर अपने CO2 गैस को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके, अभी H2CO3 H+ रिलीज करेगा, H+ वाटर भी रिलीज करेगा थोड़ा बहुत, H+ एक्सेस में हो जाएंगे आयरन के सरफेस पे, वो आयरन को फोर्स करेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स O2 जो प्रेजेंट है आयरन के सरफेस पे, वो ये इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और जिससे बनेगा H2O। और उसके बाद दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे, ऐड ऐसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए, आयरन 2+ बना, ये आयरन 2+ कंबाइन करेगा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, उससे Fe2O3 बनेगा, Fe2O3 कंबाइन करेगा XH2O के साथ, फॉर्मिंग रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये ध्यान। और वाटर अगर सेलाइन होगा, वाटर अगर सेलाइन होगा यानी अगर सी वाटर होगा, बोलते हैं ना कि लोग जो जैसे समुद्र वगैरह के पास रहते हैं वो जनरली अपनी कार को वॉश करते रहते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि जो सेलाइन वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक NaCl एंड MgCl2, है ना। सेलाइन वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो आयरन को और फोर्स करते हैं टू लूज इलेक्ट्रॉन, आयरन और फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए रस्टिंग जो है बहुत फास्ट होती है ऐसे एरियाज में। सेलाइन वाटर अगर होगा, सेलाइन वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगी, यही लिख के आना पेपर में, आंसर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। सेलाइन वाटर में क्या होंगी? इलेक्ट्रोलाइट्स होंगी, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगी तो वो आयरन को और फोर्स करेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट मींस आयंस, वो इलेक्ट्रॉन वो आयरन को और फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, और रस्टिंग क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, रस्टिंग क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और दूसरा मैंने बताया वाई कोरोजन इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना, क्वेश्चन, तो उसके लिए दो इक्वेशन दिखानी है, एनोड की और कैथोड की। और तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आया हुआ है, क्या क्वेश्चन बताया मैंने कि हाउ कोरोजन इज एनविसेज्ड इन सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो पूरा मैकेनिज्म समझाना है उसमें, ठीक है ना, उसके साथ पूरा मैकेनिज्म बताना है, तो ये तो इसका ध्यान रखना पूरा। अब नेक्स्ट स्टेप में कोरोजन को हम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं, क्लियर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, फैक्टर्स, तो कुछ तो मैं बता ही दूंगा तुम्हें। जैसे पहला क्या था? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जितना मेटल उतना फास्ट कोरोजन, उतना रिएक्टिव मेटल उतना, सही ना। सर आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही। पहला ये है वॉइस रिएक्टिविटी ऑफ द ब्रेक हो मेटल, जितना रिएक्टिव मेटल उतना फास्ट कोरोजन। दूसरा प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, अभी तुमने चेक कर लिया, सर। क्लियर नहीं आ रही है? नो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। किसी को भी क्लियर नहीं आ रही क्या? ब्रेक हो रही है सर, क्रैक हो रही है। वॉइस क्लियर है अब? यस सर। यस प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ये तो अभी तुमने चेक किया है कि जैसे ही आयरन के सरफेस से मॉइस्चर यानी वाटर आया था और एयर आई थी, एयर यानी O2, तो कोरोजन फास्ट हो गया था। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ये भी एक फैक्टर है जो प्रमोट करता है कोरोजन को। और तीसरा तीसरा फैक्टर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज आएंगे आयरन के, अगर अगर आयरन बिल्कुल प्योर होगा ना तो कोई कोरोजन नहीं, इम्प्योरिटीज जो होती हैं आयरन के अंदर प्रेजेंट वो फोर्स करती है आयरन को टू लूज इलेक्ट्रॉन, इम्प्योरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो। प्योर आयरन डज नॉट कोरोड, प्योर आयरन कोरोड नहीं करता है। तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, फोर्थ थर्ड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर प्योर आयरन डज नॉट कोरोड, सही ना। फोर्थ फैक्टर स्ट्रेन्स इन मेटल्स, स्ट्रेन्स इन मेटल्स, अगर स्ट्रेन आ जाता है, मैंने तो कहीं पे भी स्क्रैच लग गया, स्ट्रेन्स इन मेटल्स, कहीं पे भी स्क्रैच लग जाता है तो वो एरिया जो है एक्सपोज होता है, एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर को, तो उससे कोरोजन क्या हो जाता है, उस जगह पे कोरोजन फास्ट हो जाता है, उस जगह कोरोजन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, स्ट्रेन्स इन मेटल्स। और इसके अंदर था रेक्टिविटी ऑफ मेटल हो गया, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर हो गया, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज हो गया, एक तो मैंने बताया था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बताया था ना भाई, सेलाइन वाटर में, सेलाइन वाटर में कोरोजन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी बताया मैंने पीछे, अगर
सेलाइन वाटर होगा यानी सी वाटर होगा, उसमें NaCl MgCl2 ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो आयरन को फर्दर फोर्स करेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, तो इससे कोरोजन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है ना, कोरोजन फास्ट हो जाएगा उसमें। तो ये कोरोजन था, इसके फैक्टर्स थे। नेक्स्ट अब इसके अंदर एक टॉपिक और रह गया और वो है हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो प्रिवेंशन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पहला है बैरियर प्रोटेक्शन। फर्स्ट इज बैरियर प्रोटेक्शन। इसके नाम से पता लग रहा है कि कोई बैरियर आ जाएगा, जैसे ऑयल का बैरियर, आयरन के सरफेस पे ऑयल की लेयर बना दें बाय ऑयलिंग और बाय ग्रीजिंग, ग्रीज लगा दें उसके ऊपर, ऑयलिंग से, ग्रीजिंग से, या फिर बेस्ट है पेंटिंग से। इसलिए एक बार चेक करेंगे वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा, पहला प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पढ़ रहे थे हम, सही ना, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में पहला फैक्टर था बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन में क्या आएगा कि किसी चीज का बैरियर आ जाएगा। बैरियर कैसे, जैसे बाय ऑयलिंग, ग्रीजिंग, मतलब ऑयल का बैरियर आ गया, ग्रीस का बाय ग्रीजिंग, और बेस्ट है बाय पेंटिंग। आयरन के कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसको जनरली हम पेंट कर देते हैं ताकि उसकी लाइफ एनहांस कर सके। पेंटिंग से रस्टिंग के चांसेस खत्म हो जाते हैं, है ना, और पेंट हट जाएगा तो वहां पे रस्टिंग हो जाएगी दोबारा। तो बाय पेंटिंग ये है बाय बैरियर प्रोटेक्शन। फर्स्ट इज बाय बैरियर प्रोटेक्शन। सेकंड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन सबने सुना होगा ये, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन यानी कोई और सैक्रिफाइस करेगा, कोई और आयरन की जगह कोई और सैक्रिफाइस करेगा। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसमें क्या होगा कि जैसे आयरन के पीस को हम आयरन गैल्वेनाइज आयरन पाइप सबने सुना हुआ, आजकल GI पाइप सबने सुना हुआ ना, गैल्वेनाइज आयरन पाइप्स, गैल्वेनाइज आयरन पाइप, ये सबने सुना होगा। तो आयरन की पाइप जो है उसके ऊपर, जैसे कोई भी आयरन की पाइप है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, जिंक की कोटिंग कर दी पूरी पाइप के ऊपर। जिंक की कोटिंग करने से क्या होगा, अब जो आयरन जो है वो एक्सपोज नहीं होगा एटमॉस्फेयर को, और जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अगर तुम चेक भी करोगे तो E0 वैल्यू आयरन की होती है Fe2+ से Fe, दिस इज -0.45 वोल्ट, और जिंक के लिए वैल्यू कितनी होती है, -0.76 वोल्ट। तो इसलिए हम आयरन के सरफेस को किससे कोट कर देंगे, जिंक। दिख गया ना यहाँ पे, विच इज मोर रिएक्टिव। आयरन से Iron2+ बनाना है तो 0.45 वोल्ट, जिंक से Zinc2+ बनाना है तो 0.6 वोल्ट, यानी उल्टा अगर करेंगे तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, क्लियर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, therefore we can protect iron by coating a layer of zinc over it। जिंक की कोटिंग अगर कर देंगे आयरन के सरफेस पे तो आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और जो मैंने पॉलीवर्स में पढ़ाया था वो वल्केनाइजेशन था। वो क्या था, वल्केनाइजेशन, जिसमें हम सल्फर ऐड करते हैं रबड़ के अंदर तो ताकि वो हार्ड बन सके, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो सके, वो वल्केनाइजेशन था। यहाँ पे क्या बोला मैंने, गैल्वेनाइजेशन। GI पाइप से याद रखना, गैल्वेनाइज आयरन पाइप्स, आयरन के सरफेस पे जिंक की कोटिंग करते हैं जो, इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जो कोई भी ज्यादा एक्टिव मेटल है तो उससे हम कोट कर सकते हैं, उससे हम कोट कर सकते हैं आयरन के सरफेस पे, तो आयरन प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि जैसे क्वेश्चन आता है कि टिन कोटिंग ओवर आयरन की बकेट्स हैं उसमें टिन की कोटिंग कर दी है, तो और टिन की कोटिंग कहीं से टूट गई है, अगर टिन की कोटिंग कहीं से टूट गई है तो आयरन का जो रस्टिंग है वो फास्ट होगी कि स्लो होगी? अभी आयरन की जो रस्टिंग है फास्ट होगी कि स्लो होगी? फास्ट। बहुत फास्ट हो जाएगी, देखो आयरन की बकेट्स हैं उसके ऊपर हमने कर दिया टिन की कोटिंग, टिन की कोटिंग कर दी है ना, तो अब टिन तो लेस रिएक्टिव है,
टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो कहीं से भी कोटिंग टूट गई तो आयरन एक्सपोज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। एक तो एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा, दूसरा टिन के 2+ आयंस जो हैं वो आयरन से, और एक सेल बन जाएगा ना, वो आयरन से और जल्दी इलेक्ट्रॉन अब गेन करेंगे। आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, टिन 2+ जो भी बना है वो टिन बन जाएगा। तो इसलिए एक सेल बन गया। और इसका ई नोड क्या होता है, इस सेल का ई नोड क्या होता है, पॉजिटिव। तो रस्टिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। रस्टिंग क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा फास्ट। सिंपल सा आंसर लिख के आना पेपर में। tin coating over iron buckets is broken at some places. What will happen? Tin coating over iron buckets is broken at some places. What will happen? Will rusting be enhanced or will be slowed down? तो सिंपल आंसर क्या है, since tin is less electropositive, since tin is less electropositive or less reactive than iron, so rusting will be enhanced. तो रस्टिंग क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी रस्टिंग। तो इसलिए ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। ज्यादा एक्टिव मेटल से कोट करते हैं हमेशा। हमेशा किससे कोट करेंगे, ज्यादा एक्टिव मेटल से आयरन को कोट करेंगे। फिर तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड, बाय इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन। बाय इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें बताओ हम आयरन को क्या बनाएंगे, एनोड की कैथोड। आयरन को हम क्या बनाएंगे, एनोड की कैथोड, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। आयरन को क्या बनाएंगे इसके अंदर हम, नहीं नहीं पता। बोलो। देखो, आयरन को क्या बनाएंगे, कैथोड, क्योंकि अगर मैंने आयरन को एनोड बना दिया तो वो तो आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तब तो आयरन फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बना देंगे, आयरन को, इसको हम बनाएंगे कैथोड। क्लियर, इसको बनाएंगे कैथोड, ताकि इलेक्ट्रॉन ये लूज ना करे। और जिसका हमने इसको अटैच कर रखा है। अब ध्यान रखना मैं क्या चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन आता है कि हम इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन, इस प्रोसेस को हम कहाँ यूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो ध्यान देंगे, इसको हम यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स। आयरन पाइप जो जमीन के अंदर होती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हम अटैच कर देते हैं, किससे, मैग्नीशियम के पीस के साथ। मैग्नीशियम पीस से अटैच कर देते हैं कंडक्टिंग वायर के थ्रू। और अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, मैग्नीशियम। तो जब तक मैग्नीशियम अवेलेबल है तब तक ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसकी वजह से आयरन की जो पाइप्स है, अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स है, वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब ये बच जाएगा आयरन, समझे कि नहीं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन इज यूज। इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन इज यूज। नेक्स्ट है उसमें फोर्थ फोर्थ एक और लिखेंगे, एंटी रस्ट, यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। यूजिंग एंटी रस्ट, एंटी रस्ट सॉल्यूशन कौन सी होंगी, ये एसिडिक होंगी कि एल्कलाइन होंगी, एंटी रस्ट सॉल्यूशन एसिडिक होंगी कि एल्कलाइन होंगी, एंटी रस्ट सॉल्यूशन Alkaline. एल्कलाइन होंगी। तो एल्कलाइन क्रोमेट और एल्कलाइन फॉस्फेट, एल्कलाइन क्रोमेट प्लस एल्कलाइन फॉस्फेट, क्योंकि एसिड मीडियम में तो रस्टिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो रही थी, इसलिए हम एल्कलाइन क्रोमेट और एल्कलाइन फॉस्फेट की सॉल्यूशन यूज करेंगे। और एल्कलाइन क्रोमेट की सॉल्यूशन हम यूज करते भी हैं टू प्रोटेक्ट आयरन पार्ट्स ऑफ कार रेडिएटर। ये ध्यान रखेंगे, टू प्रोटेक्ट आयरन पार्ट्स ऑफ कार रेडिएटर, दिस इज यूज्ड alkaline chromate and alkaline phosphate solution which are alkaline in nature, so they consume nearby H+ ions and hence rusting of iron is prevented। इस तरह से रस्टिंग जो आयरन की हो रही थी वो प्रिवेंट हो जाएगी, वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो ये तरीके थे टू प्रोटेक्ट आयरन, है ना। तो फैक्टर्स हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, कोरोजन पढ़ा,
फिर मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन पढ़ा है, फिर फैक्टर्स प्रोमोटिंग कोरोजन पढ़ा, और लास्ट पढ़ा हमने प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके अब बायोमोलिक्यूल्स से एक चैप्टर रह रहा है मेनली, जिस तुम लोगों को खत्म करना है। नोट करेंगे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल लिखेंगे इसका। चलो एक तो क्वेश्चन ये बताएं, क्वेश्चन पूरा, चलो एक क्वेश्चन पूरा नोट डाउन करो। क्वेश्चन निकालेंगे एक, सपोज तुम्हें दे रखा है इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस ऑफ से Na plus K plus and oxalate ion as 200, 100 and say 300 ohm inverse centimeter square equivalent inverse. Find equivalent conductivity of this salt COO minus K plus COO minus Na plus। देखते हैं किसका सही निकलता है। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मैंने करा रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन काफी। निकाला किसने आंसर? पर 300, चलो देखते हैं। देखो आंसर देखेंगे इसको। इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस दे रखा है, पहले तो मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे, हमेशा ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो पहले मोलर कंडक्टिविटी निकलते हैं सॉल्ट की, COO minus K plus Na plus। दिस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ C2O4 2 नेगेटिव आयंस है इसके अंदर, C2O4 2 नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, यही होता है फॉर्मूला इसका, प्लस Na प्लस, ये आ जाएगा तीनों। अब इसको मैंने कन्वर्ट किया अगर इक्विवेलेंट में तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस, इसका फैक्टर 2 है तो उसको लिख दूंगा मैं ट्वाइस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ, एन फैक्टर 2 है इसका, ट्वाइस ऑफ C2O4
2 माइनस के प्लस एन ए प्लस, मैं ऐसे लिख रहा हूँ उसको, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ C2O2 नेगेटिव प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनका तो इनफेक्टर 1 है, इसका भी इनफेक्टर 1 है, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस, क्योंकि इनफेक्टर दोनों के 1 है, चार्ज 1 है सिर्फ K प्लस। अब मेरे को निकालना है इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, तो पूरे को ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी इसका हो जाएगा सेम, इसकी वैल्यू आधी हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी आधी हो जाएगी डिवाइड करने के बाद, सही ना, तभी निकलेगा ये डिवाइड करने के बाद, यानी C2O4 नेगेटिव हो गया आधा, 150 हो जाएगा, सॉरी ये तो पूरा रहेगा, ये पूरा रहेगा 300, ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, यानी 300 प्लस 100 प्लस 50, 450 आंसर आएगा। किसी ने नहीं निकाला आंसर, ये 450 आ रहा आंसर इसका। समझ आया कि नहीं? हो गया। फिर वॉइस क्लियर नहीं? सर वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं आ रही, चलो अभी मैं दूसरे पे स्टार्ट करता हूँ, दूसरे नेटवर्क से। अभी ये क्या कहते हैं, देखो लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आया। हो गया सर, आगे सर। किसी का सही हुआ है, किसी का सही था आंसर कि नहीं है? सर ये निकालने वाला था, बस आंसर ऑप्शन मतलब कैलकुलेशन कर ही रहा था, वो नहीं वैसे सही है। कुणाल थोड़ा सा और स्पीड अप कर, क्योंकि कैलकुलेशन तो थी नहीं ना इसके अंदर। लक्ष्य के अलावा किसी का सही हुआ है? ये लक्ष्य के अलावा किसी का सही हुआ है? छोटे क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे।